तो आज के इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं आनुवंशिकता और जैव विकास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि रिवीजन होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर रिवीजन होने वाला है क्लास 10th बायोलॉजी का, क्लास 10th बायोलॉजी यानी कि क्लास 10 साइंस का। ठीक है, और आपको बताते चलें कि यदि क्लास 10 साइंस के अभी तक आप लोगों ने इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण वाले क्वेश्चन को नहीं देखे हो ना, तो वो सभी क्वेश्चन चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड है और वहां पर जाकर के उन सभी वीडियोस को देख लो। बाकी आज हम लोग बात करने वाले हैं आनुवांशिकता आनुवांशिकता तथा जैव विकास। ठीक है, इसका सोचो फुल रिवीजन होने वाला है। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने क्या देखा, इसका वन शॉट वीडियो को देखा और इसके बहुत ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी आप लोगों ने आई होप देखा होगा। ठीक है, फिर मैंने करवाया है। आप लोग की डिमांड ही बहुत ज़्यादा रहती है, भैया इसे भी करवा दीजिए, उसे भी करवा दीजिए, मतलब सब कुछ पहले हमसे ही करवा लेते हो, है ना। तो आज हम लोग यही बात करने वाले हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट चेक करिए। ठीक है, क्योंकि प्लेलिस्ट पर सभी वीडियोस को अपलोड रहते हैं और प्लेलिस्ट को हमेशा एक मतलब क्या मॉडिफाई किया जाता रहता है ना। प्लेलिस्ट चेक कर लेना, सभी वीडियो मिल जाएंगे। और यदि क्लास 10th साइंस के सभी वीडियोस को देखना है ना, तो उसके लिए भी आप लोग को प्लेलिस्ट चेक करना होगा। ठीक है, और जितने बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तुरंत लाइक कर दो और चैनल को ना सब्सक्राइब कर दो। और सब्सक्राइब करने के बाद वो जो बेल आइकॉन होता है ना, उसको प्रेस कर लो। ठीक है, 50% बच्चे उस बेल आइकॉन को प्रेस नहीं करते हैं, इसके बाद परेशान करते रहते हैं कि सर वीडियो नहीं मिल रहा है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, नोटिफिकेशन उनको जाता ही नहीं है। क्योंकि इसे प्रेस करोगे नहीं, नोटिफिकेशन जाएगा नहीं, ऐसे बना होता है ना। ये देखो, नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो चूक जाओगे, भूल जाओगे। ठीक है, तो क्या करना है, बेल आइकन को दबा लेना है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो चलो क्या किया जाए, तो बिना देर के भी स्टार्ट किया जाए। आज आनुवांशिकता तथा जैव विकास, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन स्टार्ट किया जाए। तो और कोई बात तुम लोगों से और क्या, बस यही है कि मिशन 19 अपना कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और आप लोग ही उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, मुझे आशा है, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है आप लोग के ऊपर। ठीक है, पूरा भरोसा है यार मुझे, मतलब तुम लोग के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा है जितना मैं खुद के ऊपर नहीं करता। ठीक है, तो आप लोग जरूर अच्छा करेंगे, परेशान मत होना कभी। ठीक है, चलो तो फाइनली हम लोग बिना देर के हुए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसा कि है आनुवांशिकता और जैव विकास। ठीक है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इसका अपन लोग फुल शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, वो करने वाले हैं। और साथ ही हम लोग इसके जहाँ तक इसके सारे MCQ जितने भी पूछे जाएंगे उसको हम करने वाले हैं। आपको पता है कि इसका फुल चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है और वो वीडियो कहाँ पे मिलेंगे, वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर जा कर के आप प्लेलिस्ट पर जा कर के आप लोग देख सकते हो। ठीक है, चलो तो अपन लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये भैया रिवीजन हो रहा है, महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य। स्मरणीय मतलब इन चीज़ को स्मरण करना, स्मरण मतलब ध्यान में रखना है, ध्यान करना है ना, इनको याद करना है। सबसे पहले आता है आनुवांशिकता क्या होता है। तो देखो, आनुवांशिकता मैंने आप लोग को बताया था क्या होता है कि जीवधारियों की एक पीढ़ी से अलग पीढ़ी में उनके विभिन्न लक्षणों के प्रेषण, या प्रेषण नहीं बोल सकते तो बोलो संचरण, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण आते जाते रहते हैं उनको ही आनुवांशिकता कहते हैं। जैसे एक चाचा ये हैं, समझ लिए, हाँ ये है चाची, बोलो हाँ। इनकी एक बालिका पैदा हुई, ये फिर एक इसकी शादी हुई, ये फिर ये बालक बालिका की फिर शादी हुई, फिर ये बना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि हेलो, तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे देखने को मिला ये चीज़ें हैं। ठीक है, एग्जैक्ट, तो इनसे क्या हो रहा है, इनसे इनको लक्षण मिल रहा है और इनसे इनको लक्षण मिल रहा है। ठीक है, तो इनसे क्या मिल रहा है, इन्हें लक्षण मिल रहा है, और वो लक्षण किसके द्वारा जाते हैं, वो लक्षण को क्या कहते हैं, तो उन्हीं लक्षण को बोलते हैं आनुवांशिकता। ठीक है, जीन क्या होता है और आनुवांशिकता की खोज किसने किया था। आनुवांशिकता के 3 नियम होते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, पहला नियम क्या होता है, मेंडल के 3 नियम। पहला प्रभाविता का नियम, ठीक है, और स्वतंत्र अभ्युहन का नियम, पृथक्करण का नियम। ठीक है, मेंडल ने अपना प्रयोग किसमें किया, तो वो किया मटर के पौधे में। ठीक है, जीन क्या होता है,
तो जीवों में आनुवंशिकता की इकाई को जीन कहते हैं। जो जीवों में जो आनुवंशिकता की यूनिट होती है ना, उसी को जीन कहते हैं। जिसके द्वारा आनुवंशिकता होता है उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। और आनुवंशिकता जीन कहाँ होता है, जीन होता है, देखो बता दे, जो जीन होता है ना वो होता है सेल के अंदर। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और वही न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होता है, या क्रोमोसोम बोल दो, क्रोमोसोम होता है। और क्रोमोसोम की यूनिट होती है जीन, ठीक है, क्या होती है, तो क्रोमोसोम की यूनिट होती है जीन, ठीक है। वही आगे चलें, देखो मेरे को जुकाम हो रखा है। समयुग्मजी क्या है, विषम युग्मजी क्या है। तो समयुग्मजी मतलब समान युग्मक, दोनों के युग्मक क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। देखो इसमें जीन के दोनों एलील समान होते हैं, ठीक है। समयुग्मजी में क्या होता है कि इसमें जीन के दोनों एलील समान होते हैं, जैसे कैपिटल टी है ना, ये समयुग्मजी है। कैपिटल टी स्मॉल टी समयुग्मजी है। कैपिटल आर समयुग्मजी है। कैपिटल वाई समयुग्मजी है। स्मॉल वाई समयुग्मजी है। अगर बोल दिया कैपिटल आर स्मॉल वाई तो ये क्या है, ये विषम युग्मजी है, क्योंकि इनके जीन के जो दोनों एलील हैं ये क्या है, ये जो जीन के दोनों एलील हैं वो अलग अलग हो गए, ठीक है। जब अलग अलग होंगे तो क्या होंगे, वो विषम युग्मजी होंगे। देखो इसमें जीन के दोनों एलील असमान होते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल टी कैपिटल टी, ठीक है। तो ऐसे इसे विषम युग्मजी हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, ठीक है, तो इनको सब क्लियर रखना, ठीक है। मेंडल के पहले प्रयोग में जो प्रभाविता का नियम हुआ था उसमें क्या था, उसमें समयुग्मजी है ना, समयुग्मजी लंबा पौधा और समयुग्मजी बौना पौधा के साथ उसका क्रॉस कराया गया था, है ना। क्या बना, कैपिटल टी, ये क्या बना, स्मॉल टी। तो सभी जो लक्षण बनते हैं तो क्या बनते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि सभी संकर लंबे पौधे बनते हैं। संकर का मतलब क्या होता है, देखो संकर मतलब हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, तो देखो किसी प्रजाति के दो परस्पर विरोधी लक्षण के जीवों के निषेचन से उत्पन्न जीव को संकर जीव कहते हैं, वह संकर कहते हैं। किसी प्रजाति, कोई हमारे पास प्रजाति है, जैसे हमने माना कैपिटल टी की प्रजाति है, ठीक है। दो परस्पर विरोधी लक्षण, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, ये विरोधी लक्षण है। ये आपस में जो लक्षण हो रहे हैं ये विरोध व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, विरोधी लक्षण है, ठीक है। विरोधी लक्षण के जीवों के निषेचन से उत्पन्न जीव, अब इनसे जो जीव बनेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको संकर जीव बोलेंगे, संकर जीव, है ना। जैसे अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये क्या है, ये हमारा संकर जीव है। ये मेंडल का प्रथम नियम है, एक संकर संकरण प्रयोग, ठीक है। चलो फिर एलील क्या होता है, तो एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी रूपों को प्रकट करने वाले कारकों को एक दूसरे का एलील कहते हैं। जो एक गुण होता है ना, एक गुण को पृथक करने मतलब कि प्रकट करने वाले, दिखाने वाले, जैसे देखो इसके अंदर, इस जीन के अंदर कितने गुण हैं, इस जीन के अंदर 2 गुण है। एक प्रभावी लक्षण जो कैपिटल टी है और एक अप्रभावी लक्षण जो स्मॉल टी है। तो इसको हमने बोला ये क्या है, ये एलील है, ठीक है। चलो अब आ जाओ, तो मेंडल को पता है, यहाँ पे देखो मेंडल का प्रयोग, तो मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया, ठीक है। पाइवम सैटाइवम बोलते हैं मटर का नाम, वैज्ञानिक नाम, क्लियर है। चलो मेंडल का प्रभाविता का नियम देखो क्या होता है, विपरीत लक्षणों की जोड़ी में से केवल एक ही लक्षण फिनोटाइप में प्रकट हो सकता है ना। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, जब इसका क्रॉस होता है तब वही मेंडल का नियम होता है, ठीक है। दूसरा लक्षण, पहली लक्षण की उपस्थिति में दबा छिपा रहता है। अब यहाँ से जो संकर जीव बन रहा है अपने को, ये दूसरा लक्षण क्या होता है, पहली लक्षण की उपस्थिति में दबा रहता है ना। अब इसका वीडियो मैं अलग एक बना करके रखा हूँ, मेंडल का नियम आई बटन वगैरह पर आप लोग को दिख रहा होगा, तो आप लोग उसको जरूर देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा मेंडल का नियम, है ना। अपने दादा को तुम सुनाने जाओगे, दादा सुन लो मेंडल का नियम ये होता है, ठीक है। चलो तो व्यक्त करने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण, जो यहाँ पे लक्षण दिखा रहा है ये कैपिटल टी, इसको अपन लोग बोलेंगे प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण छिपा होता है उसे बोलते हैं अप्रभावी लक्षण, ठीक है। चलो
यही प्रयोग है, और ये मेंडल का प्रथम नियम एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित होता है, ये समझ लेना एक बात, ठीक है। अब आइए, अब आता है सेकंड नंबर, वियोजन का सिद्धांत, है ना। क्या है? वियोजन का सिद्धांत। तो वियोजन के सिद्धांत में क्या होता है? वियोजन का सिद्धांत यानी कि पृथक्करण का नियम भी इसे बोलते हैं ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। सोचो मेंडल का नियम मैं इतनी बार पढ़ा दिया कि अगर रात के सोतल समय मुझसे कोई पूछ ले तभी मैं बताने लगूं, ठीक है। वियोजन के सिद्धांत के अनुसार गैमीटों के बनने के दौरान कारकों की जोड़ी के दो सदस्य सम्मिश्रित नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी बना, तो जो ये बताया कि ये जो कारक होते हैं ना, ये फैक्टर के जो सदस्य होते हैं, एक कैपिटल टी हो गए सदस्य, एक स्मॉल टी, ये कभी भी एक दूसरे से एकदम मिल नहीं जाते, वो अलग अलग ही रहते हैं, ठीक है। वरन विभिन्न गैमीट से भी संयोजित हो जाते हैं, वो अलग अलग रहते हैं लेकिन उसमें रहेंगे, लेकिन वो अलग ही होते हैं, ठीक है। फिर देखो, जाइगोट के निर्माण के समय यादृच्छिक समेकन के अनुसार गैमीट पुनः परस्पर संयोजित हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि बोलता है जाइगोट के निर्माण के समय वो गैमीट फिर अपने अनुसार संयोजित हो जाते हैं, काम करने लगते हैं, इसे गैमीटों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अब मेंडल ने पृथक्करण के नियम में क्या किया था? तो देखो, मेंडल ने पृथक्करण के नियम में F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति से संकरण कराया हुआ था, ठीक है। F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति, F1 पीढ़ी से क्या प्राप्त हुई थी? कैपिटल टी स्मॉल टी, यही प्राप्त हुई थी। तो इनके बीच आपस में मेंडल संकरण कराएं भैया। देखो, कैपिटल टी बना, स्मॉल टी बना, फिर देखो कैपिटल टी बना, स्मॉल टी बना, फिर देखो यहाँ पे देखो लक्षण क्या हो रहे हैं? लक्षण अलग अलग हो रहे हैं, कैपिटल टी, ठीक है। फिर इसका कराओ, फिर ये आया अपना कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कराओ कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कराओ स्मॉल टी, है ना। देखो यहाँ पे ये क्या है? ये शुद्ध लंबा पौधा है, ये दोनों संकर लंबे पौधे हैं, और ये शुद्ध बौना पौधा है ना। ये शुद्ध बौना है और ये शुद्ध लंबा, यानी कि देखो लक्षण क्या हुए यहाँ पे लक्षण अलग हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे लक्षण अलग हो रहे हैं F2 में, यही होता है मेंडल का पृथक्करण का नियम, ठीक है। अब आओ आगे क्या होता है? एक संकर संकरण प्रयोग, मैं समझा दूं। देखो, एक संकर संकरण प्रयोग मतलब एक जोड़ी ही लक्षण होते, एक जोड़ी मतलब कैपिटल टी, इसका हमने संकरण करा दिया स्मॉल टी के साथ, तो ये हुआ एक संकर संकरण। देख लो, जिस संकरण में या प्रसंकरण में केवल एक ही जोड़ी लक्षण को लिया जाता है, ये क्या है? ये एक जोड़ी है ना, ये क्या है? एक जोड़ी लक्षण है, ठीक है। तो इस संकरण में क्या लिया? इस संकरण में खाली एक ही जोड़ी लक्षण को लिया, ठीक है। उन्हें क्या बोलते हैं? तो उन्हें एक संकर प्रसंकरण कहते हैं, ठीक है। द्विसंकर प्रसंकरण क्या होता है, या द्विसंकर संकरण क्या होता है? तो देखो, इस प्रकार के संकरण में दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधे में प्रसंकरण कराया जाता है, दो जोड़ी विपरीत लक्षण। जो मेंडल का तीसरा नियम है, क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। तो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में मेंडल ने क्या किया? तो दो जोड़ी विपरीत लक्षणों का लिया था, है ना। जैसे लिया था राउंड फिर येलो, है ना, फिर लिया था राउंड और झुर्रीदार, है ना, स्मॉल और स्मॉल वाई। उसके बीच संकरण, ये दो जोड़ी, एक जोड़ी ये, एक जोड़ी ये, कितने? दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच संकरण होता है, तो उसे बोलते हैं द्विसंकरण, ठीक है। अब आइए, जैव विकास क्या होता है? एवोल्यूशन, विकास क्या होता है? एवोल्यूशन मतलब किसी जीव में लगातार विकास होता रहता है ना, जीव में लगातार बदलाव होता रहता है, और इसी बदलाव को बोलते हैं विकास या एवोल्यूशन। जैव विकास क्या होता है? कि सरल जीवों से सम्मिश्रित प्रकार के जीवों के विकास को जैव विकास कहते हैं, है ना। यानी कि जो सरल जीव होते हैं उससे बिल्कुल कठिन जीव बनना, उसी को बोलते हैं जैव विकास, ठीक है। सरल जीव से कठिन जीवों का निर्माण की प्रक्रिया को बोलते हैं जैव विकास, ठीक है। क्लियर? 90+ मिशन याद रखना, ठीक है, भूलना नहीं बच्चे। समयुग्मनज क्या होता है? विषम युग्मनज। समयुग्मनज मतलब जिसके युग्मनज समान होते हैं, ठीक है। देखो, जब युग्मनज के
किसी लक्षण के दोनों कारक एक ही प्रकार के हों तो उसे समयुग्मनज कहते हैं। ऐसे युग्मनज को समयुग्मनज, ये देखो, ठीक है। विषम युग्मनज क्या होता है कि जब युग्मनज के किसी लक्षण के दोनों कारक एक दूसरे से भिन्न हो तो ऐसा युग्मनज विषम युग्मनज कहलाता है। जैसे भिन्न, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी लंबा है लेकिन स्मॉल टी बौना है। एक दूसरे से इनके लक्षण क्या है, कारक के लक्षण भिन्न है, एलील क्या है, भिन्न भिन्न है, तो इसको हमने बोला विषम युग्मनज, ठीक है। चलो आ जाओ, फिनोटाइप क्या होता है। अबे बच्चे, फिनोटाइप तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया तुम लोग को, बताओ फिनोटाइप, जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, फिनो मतलब बाहरी संरचना को देख करके बताना, ठीक है। तो देखो, किसी जीवधारी की बाह्य संरचना का वर्णन फिनोटाइप कहलाता है। जैसे देखो यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, समझाई देता हूँ तुम लोग को बहुत अच्छे तरीके से ना। जीनोटाइप है ना, हाँ है। देखो जैसे हमने देखा यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे एक पौधा बन रहा है। तो हमने देखा यहाँ पे प्रभावी लक्षण कौन सा है, तो हमने देखा यहाँ से जो प्रभावी लक्षण है वो है कैपिटल टी, यानी कि प्रभावी लक्षण है लंबा। अब ये जो बौना है क्या है, ये जो बौना पौधा है ये है अपना अप्रभावी लक्षण। ये बौना क्या है, तो ये बच्चे बौना है अप्रभावी लक्षण, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रभाव दिखा रहा है, जिसका प्रभाव है, तो वो सिर्फ दिखा रहा है कैपिटल टी का, और कैपिटल टी के वजह से ये जो पौधा है, ठीक है, ये जो पौधा है वो कैपिटल टी के वजह से लंबा है। लेकिन स्मॉल टी भी इसके साथ में है, वो चुपचाप सो रहा है, सुतल है वो, है ना। जब वो सो रहा है स्मॉल टी तो कोई मतलब, हमने देखा अच्छा ये पेड़, अब तुम हो चाचा समझो, है ना, तुम हो मंडल चाचा के छोटका भाई, है ना, तुम लोग सब हो, तो तुम लोग देख रहे हो, बोलो अरे यह तो पेड़वा लंबा है ना, पेड़ लंबा है। तो तुमसे पूछा गया भैया इस पेड़ का फिनोटाइप क्या होगा, तुमने बोला यार देखने में तो लंबा लग रहा है, तो यानी कि ये लंबा पौधा है, फिनोटाइप इसका लंबा है। यानी कि इसकी तुमने क्या किया, तुम इसकी बाह्य संरचना देख करके बताए, है ना, उसके जीन के अंदर घुस के नहीं देखे, बाह्य संरचना देख के बताए। तो बाह्य संरचना देख के बताया जाता है, उसको बोलते हैं फिनोटाइप। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी को हम लोग बोलते हैं लंबा, ठीक है। अब आओ जीनोटाइप क्या होता है, ये देखो। तो देखो जो जीनोटाइप होता है, अब उसी जगह फिर समझो कि ये पौधा है ना, तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम इसके लंबाई पे देख के नहीं बात कर रहे हो, तुम इसके जीन के लेवल पे घुस गए और उसी जीन के लेवल पे घुसने के बाद बात कर रहे हो, ठीक है। जीन के अंदर घुसे, फिर देखे भैया इसके अंदर एक कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी, यानी कि तुमने बताया कि यार इसके अंदर एक लंबा का गुण भी है और एक बौना का गुण भी है। और जब इसके अंदर एक लंबा का गुण है, बौना का गुण है, तो मतलब ये क्या है, ये संकर लंबा है। तुमने बता दिया ये क्या है, ये संकर लंबा पौधा है, ठीक है। तो ये होता है जीनोटाइप, जीन के अंदर घुस करके इसका डीएनए तुमने निकाल लिया। इस पेड़ का जो ये डीएनए है ना, उस डीएनए को तुमने निकाल लिया भैया, है ना। देखो इसके विपरीत जीवधारी की कोशिकाओं से आनुवांशिक संरचना अर्थात कोशिका में उपस्थित जीनों का वर्णन, है ना, जीन को देख करके तुम वर्णन करो, जीनों का वर्णन ही जीनोटाइप कहलाता है, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि जीनोटाइप फिनोटाइप में कभी कोई दिक्कत आएगी, है ना। आओ क्रोमोसोम क्या होता है, तो देखो क्रोमोसोम केंद्रक के भीतर क्रोमोसोम पाया जाता है सेल के अंदर, और सेल के अंदर पूछा जाए तो वो पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। पाए जाने वाला सूत्राकार पिंड होते हैं, जैसे ये है हमारी सेल और ये है न्यूक्लियस, तो इसके अंदर सूत्राकार पिंड होंगे, ठीक है। सूत्राकार पिंड होते हैं, ये क्रोमैटिन सामग्री अर्थात डीएनए के बने होते हैं। जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमैटिन और डीएनए के बने होते हैं, ठीक है। ये होते हैं क्रोमोसोम, जिसको बोलते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र की खोज किसने किया था, वो किए थे वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने, क्लियर है। कब किए थे अब तुम बताओगे। फिर आओ, स्पीशीज में विभिन्नताएं उसे उत्तरजीविता के योग्य बना सकती हैं अथवा केवल आनुवांशिक विचलन का योगदान देती हैं। जो स्पीशीज में जो विभिन्नताएं होती हैं ना,
उसको उत्तरजीविता का योग्य बना सकते हैं, ठीक है। इसीलिए केवल आनुवांशिक विचलन में योगदान देती हैं, ठीक है। आनुवांशिक अगर विचलन हो रहा है, कुछ डीएनए का हेर फेर हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें वेरिएशन आ रहे हैं, विभिन्नता आ रही है। क्लियर है। आओ, जैव विकास क्या होता है। जैव विकास को समझने के लिए केवल वर्तमान स्पीशीज का अध्ययन पर्याप्त नहीं है, वरन जीवाश्म अध्ययन भी आवश्यक है। अगर तुम सोच रहे हो कि जीवों में विकास कैसे हुआ है, जो वर्तमान में जीव हैं, ठीक है, उन्हीं का तुम अध्ययन कर रहे हो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि इसमें विकास हुआ कि नहीं। तो तुम्हें क्या होगा, तुम्हें पूर्व में भी जाना पड़ेगा, है ना। यानी कि जो हमारे को जीवाश्म मिल रहे हैं ना, उसका भी जीवाश्म का भी अध्ययन मिलेगा, तभी तो वहाँ पता चलेगा अच्छा यार इसका नाक छोटा रहता था, अपन लोग का नाक बड़ा होता है ना। इसकी शरीर बड़ी रहती थी लेकिन अपन लोग की छोटी होती है ना। तभी तो बताओगे कि इस तरह जीवों में विकास हुआ है। आगे आओ, देखो जैव विकास क्या बोलता है। तो जैव विकास के समय अंग व आकृति नए प्रकारों के लिए अनुकूलित होते हैं, ठीक है। जब जैव विकास होता है उसके लिए जो अंग होते हैं और जो उसकी आकृतियाँ होती हैं वो नए कार्य के लिए अनुकूलित होती हैं। उदाहरण के लिए जो प्रारंभ में उफड़ता प्रदान करने के लिए विकसित हुए थे, कालांतर में उड़ने के लिए अनुकूलित हो गए, है ना। जो चलने के लिए विकसित हुए थे वो उड़ने के लिए विकसित हो गए, अनुकूलित हो गए, है ना। विकास क्या होता है, तो विकास को निम्न अभिरूप से उच्चतर अभिरूप की प्रगति नहीं कहा जा सकता, है ना। विकास क्या होता है, विकास अगर बोल दिया भैया निम्न, है ना, निम्न मतलब बिल्कुल छोटे जीव से बड़े जीव का निर्माण हो जाएगा, है ना, उसे नहीं कहा जाता। बल्कि विकास यह प्रतीत करता है कि विकास ने अधिक जटिल शरीर अधिकल्प उत्पन्न किए हैं, जबकि सरलतम शरीर अभिकल्प भली भांति अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। विकास उसे कहते हैं। यानी कि जिस जीव में, जैसे इस जीव में विकास, ये जीव था, सोचो ये जीव सरलतम हुआ, है ना। अब इसके अंदर विकास हुआ। अब जब इसका विकास हुआ तो ये जीव बन गया ऐसे। तो ये जीव भी है और ये जीव भी सरलतम जीव भी रहेगा, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये सरलतम जीव से आगे बढ़ गया, है ना, थोड़ा जटिल जीव बन गया। तो ये जीव भी पृथ्वी पर विद्यमान है और ये जीव भी है। इसी को बोलते हैं विकास, इसी को बोलते हैं एवोल्यूशन, ठीक है। चलो आओ, मानव का विकास देखो। तो मानव के विकास के अध्ययन के आधार पर कहा जाता है कि, है ना, क्या बोला जाता है, मानव के विकास के अध्ययन के आधार पर कहा जाता है कि हम सभी एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं, जिसका उदय अफ्रीका में हुआ था और चरणों में विश्व में विभिन्न भागों में फैल गया, ठीक है। आप लोगों ने अभी जब आप लोग 12th में आओगे ना, 12th में आप लोग को एक अलग से चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, उसको बोलते हैं एवोल्यूशन। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं ना, वो बच्चे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट चेक कर ले, क्लास 12th बायोलॉजी की, तो उसमें मैंने पढ़ाया है। तो उसमें आप लोग को पता चलेगा कि हमारा विकास कैसे हुआ है ना। बंदर जैसे इधर उधर हु करते थे, है ना, फिर अपन लोग का विकास हो गया, ठीक है। चलो, तो हमारा जो विकास हुआ वो सबसे पहले अफ्रीका में हुआ था, उधर ही देखने को मिला, ठीक है। चलो आ जाओ, छोटे छोटे क्वेश्चन इन्हें भी देख लेते हैं कि डीएनए के संरचनात्मक मॉडल को किसने प्रस्तुत किया। तो भैया अपने चाचा वाटसन और क्रिक, इनका मॉडल आता है द्विकुंडली मॉडल पूछा जाता है ना। द्विकुंडली मॉडल याद करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आओ, मानव कोशिकाओं में अलिंगी लिंगी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है पगले। जो अलिंग गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 22, बताया था ना 22 जोड़े, और जो लिंग गुणसूत्र होते हैं 1। ये मानव में लिंग संरचना मैंने आपको पढ़ाई थी ना, मानवों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो बस सिंपल है वही चीज़ें। तो देखो, मानव कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़े अर्थात 44 अलिंगी गुणसूत्र और 23वां जोड़ा 2 यानी कि 2 गुणसूत्र क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र। ये जोड़ा है, ठीक है, 22 जोड़ा और 1 जोड़ा। 1 जोड़ा में कितने होते हैं, 2। जैसे 1 जोड़ा चप्पल लाओगे तो कितने चप्पल लोगे, 2। क्लियर है। चलो, कौन सा एंजाइम सभी प्राणियों पर क्रिया करता है, सभी प्राणियों में रहता है, तो वो होता है जो ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम जो रहता है वो सभी प्राणियों पर अपना क्रिया करता रहता है ना। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे। जीन कहाँ पर स्थित होता है, तो देखो सर आओ इसकी थ्योरी बता देते हैं। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के स्थान होता है क्रोमैटिन, है ना। क्रोमैटिन जब धीरे से निर्माण होता है उसको बोलते हैं क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए प्लस क्रोमैटिन का मिलकर के बना होता है, ठीक है।
और यही डीएनए के अंदर उपस्थित होता है जीन। जीन की खोज किसने की थी? जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने जीन की खोज किया था। रेट्रोवायरस क्या होता है? रेट्रोवायरस तो देखो, जिस वायरस में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है, कोई वायरस है, वायरस का अनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए, लेकिन कोई वायरस का ऐसा अनुवांशिक पदार्थ, जैसे ये वायरस है कनखजूरा टाइप का, इसका जो अनुवांशिक पदार्थ है, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है, ठीक है, उस वायरस को रेट्रोवायरस कहते हैं। अगर सोच लो, अगर कोई वायरस तुमको दिख जाए, उसका अनुवांशिक पदार्थ आरएनए मिल जाए, तो तुम तुरंत बोलना ये रेट्रोवायरस। जैसे एड्स का जो विषाणु है ना, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, वाओ चाय नाइस है ना। तो जो एड्स का जो विषाणु है, ठीक है, और एचआईवी का जो विषाणु है वो किस ग्रुप का है? तो वो है रेट्रोवायरस का, क्योंकि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक विद्यमान होते हैं, उनके नाम बताइए। डीएनए के अंदर कितने नाइट्रोजनी क्षारक विद्यमान होते हैं? तो डीएनए के अंदर 2 नाइट्रोजनी क्षारक विद्यमान होते हैं, प्यूरीन व पायरिमिडीन। प्यूरीन होते हैं एडेनिन ग्वानिन, ठीक है, क्या होते हैं? एडेनिन ग्वानिन। पिरिमिडीन होते हैं साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। और आरएनए में पाए जाने वाले 4 नाइट्रोजनी बेसों के नाम बताइए। तो जिसमें ये थाइमिन पाया जाता है, ये कट जाता है आरएनए के अंदर और यूरैसिल हो जाता है, ठीक है। तो एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन यूरैसिल, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन यूरैसिल। आपको पता है डीएनए द्विकुंडलनी होता है और आरएनए सिर्फ इतना ही होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। बस आज का वीडियो यहीं तक, ठीक है, यहीं पर आज आपका वीडियो एंड होता है। और सभी वीडियोस को देखने के लिए ना आप लोग प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करेंगे, क्लियर है, वहाँ पर सभी वीडियोस को कराया गया है। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। पूरे वीडियो पे पढ़ाता रहता हूँ मैं, कभी नहीं कहता, लेकिन अब कह रहा हूँ तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।